गुड मॉर्निंग भारत। टीवी स्टार मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम रोजाना ताजा तरीन खबरों की बात करते हैं। इस शो में हम न्यूज़पेपर की उन बड़ी खबरों की बात करते हैं जो आप सुबह सुबह पढ़ना चाहते हैं। तो वो खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कोरोना आंकड़ा ले लेते हैं। क्या स्थिति रही है भारत में पिछले 24 घंटों में और अब तक की क्या स्थिति है जानेंगे। तो पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो कोरोना संक्रमित मरीज 55,000 के करीब पाए गए हैं। अगर मौत के आंकड़ों की हम बात कर ले तो पिछले 24 घंटों में 579 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर हम बात करें अब तक के आंकड़े की तो यह आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ा था, लेकिन अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। 75,50,000 लोग कोरोना संक्रमित अभी भी हैं। जिस तरीके से अब तक का यह आंकड़ा है 75,50,273 का ये अब तक का आंकड़ा। इसमें एक्टिव केसेस की अगर हम बात कर ले तो 7,72,055 लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। मौत के अब तक के आंकड़ों की बात करें तो 1,14,610 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 579 लोगों की मौत हुई है। वहीं हम बात करें अगर रिकवरी रेट की, काफी बेहतर रिकवरी रेट होता जा रहा है। हालांकि वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है, लेकिन उसके मुकाबले हम देखें तो वैक्सीन के बिना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। और जिस तरीके से रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है, WHO की तरफ से भी भारत की तारीफ की गई थी। बात करते हैं हम अगर रिकवरी रेट की तो यह आंकड़ा अब तक का 66,63,608 का है। पिछले 24 घंटों में 66,399 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। तो पिछले 24 घंटों की ये स्थिति थी। राज्य के अनुसार हम बात कर ले तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली ये राज्य हैं टॉप स्टेट्स जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में शुरुआत से ही सबसे ज्यादा आंकड़े पाए गए। महाराष्ट्र शुरू से ही नंबर 1 स्टेट रहा है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। अगर हम बात करें अगले राज्य की तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु है। लेकिन अगर शुरुआती दिनों की हम बात कर ले तो उस टाइम पर दिल्ली था दूसरे नंबर पर। लेकिन दिल्ली को अगर हम देखें तो दिल्ली में अब स्थिति काफी ज्यादा काबू कर ली गई है और यही कारण है कि दिल्ली आज 6वें नंबर पर है और कोरोना को काफी ज्यादा नियंत्रित किया जा चुका है दिल्ली में। तो ये तो थी स्थिति कोरोना को लेकर। बात करेंगे अब हम दैनिक जागरण के अनुसार पहली खबर की। तो ये खबर होगी जो 392 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं उनकी। बता दें ये खबर पहले नंबर पर दी गई है और 392 स्पेशल ट्रेन यानी कि 196 जोड़ी ट्रेन आज से चलाई जाएंगी और ये 20 अक्टूबर से चलेंगी। यानी कि आज से ये शुरू कर दी गई है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कुछ नियम भी बनाए गए। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये स्पेशल ट्रेन पटरी पर दौड़ेंगे, लेकिन इसके साथ कई सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जो पहले नहीं थे, क्योंकि त्योहारी सीजन है। दुर्गा पूजा, दशहरा, छठ पूजा, दिवाली, इन सभी को लेकर ये स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं ताकि किसी भी इंसान को कोई परेशानी ना हो, किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो। लेकिन साथ के साथ ये भी कहा गया है कि जो भी नियम बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन करना होगा। यदि कोई भी पालन करता हुआ नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये नियम आगे आएंगे। वहीं हम बात कर लेते हैं ये विशेष ट्रेनें कहाँ कहाँ के लिए चलाई जा रही हैं। तो कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ जैसे शहरों के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलेंगी। इससे पहले 12 सितंबर को जब कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी तो वो 80 ट्रेनें थी, यानी कि 40 जोड़ी ट्रेनें जो है चलाई गई थी। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि सामान्य ट्रेनों से 30% ज्यादा किराया भी होगा। ट्रेन की अगर बात करें तो मार्च में जब लॉकडाउन लगाया गया था उसके बाद से सभी आने जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया था। उसके बाद लोगों की सहूलियत के लिए, उनकी परेशानियों को देखते हुए ट्रेनों को भी शुरू किया गया। सबसे पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, फिर नॉर्मल ट्रेन भी चलाई गई। और साथ के साथ अगर हम आपको नियमों के बारे में बताएं तो पहले के नियम ये थे कि एसी बोगी में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, यानी कि ब्लैंकेट, चादर, इस तरीके की कोई भी फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं होगी। साथ के साथ अगर आप स्टेशन पर एंट्री करते हैं तो आपकी सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग होगी। उसके बाद आपको बता दें मास्क लगाना आपके लिए अनिवार्य है, सैनिटाइजर का यूज जरूर करें। इस तरीके के अन्य भी नियम बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर पर पालन करें, क्योंकि
ना सिर्फ ये एक नियम है, बल्कि आप अगर खुद को कोरोना से दूर रखना चाहते हैं, कोरोना से खुद को बचाना चाहते हैं, तो आपको इन 3 चीजों का पालन करना होगा, यानी कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें। तो हम इस खबर के बारे में अगर आगे बात करें तो रेलवे इन स्पेशल ट्रेनों में सामान्य से ज्यादा किराया वसूलेगा। इन स्पेशल ट्रेनों का किराया आम ट्रेनों के मुकाबले 30% ज्यादा होगा, यानी कि इन ट्रेनों में सफर करने वाले जो मुसाफिर हैं उनका ज्यादा खर्च होगा। बता दें कि रेलवे आम दिनों में हर दिन करीब 12,000 ट्रेनें चलाता रहा है, लेकिन कोरोना संकट के बीच मांग के मुताबिक धीरे धीरे ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। वहीं कोरोना को देखते हुए रेलवे ने सख्त यात्रा नियम भी जारी किए हैं, साथ ही हिदायत दी है कि नियमों को तोड़ने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर हम इन नियमों के बारे में बात करें तो सख्ती से कहा गया है रेलवे की तरफ से कि नियम तोड़ने वालों को जेल भी भेजा जा सकता है। इसके साथ ही किराया 30% बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो यात्री जैसे जैसे यात्री बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम पिछली बार की बात करें यानी कि 12 सितंबर की बात करें तो रेलवे विभाग की तरफ से साफ कहा गया था कि जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से ट्रेन चलाई जाएगी, और तभी ये घोषणा कर दी गई थी कि आने वाले वक्त में त्योहारी सीजन को देखते हुए हम कुछ ऐसे स्पेशल ट्रेन चलाएंगे जो कुछ वक्त के लिए होंगे। यानी कि अब हम बात करें अगर आज से जब ट्रेन चलाई जा रही हैं तो 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये 392 स्पेशल ट्रेन यानी कि 196 जोड़ी स्पेशल ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। अगली खबर की हम बात करें तो दैनिक जागरण में भी फर्स्ट कॉलम में इसी खबर को प्रायोरिटी दी गई है। तो ट्रेन को लेकर पहला कॉलम अमर उजाला और दैनिक जागरण का लिया गया है। अगर हम अगली खबर की बात कर ले दैनिक जागरण की दूसरी खबर की, तो बिहार इलेक्शंस को लेकर हम बात करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं, रैलियां काफी निकाली जा रही हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब बिहार में 18 रैलियां करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से ही हो रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचता दिख रहा है। एनडीए की चुनावी रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 23 अक्टूबर को बिहार पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके पहले मंगलवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी रैली शुरू होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए 2 दिनों में 6 रैलियां करेंगे। उनकी रैलियों की शुरुआत मंगलवार यानी कि 20 अक्टूबर को बिहार के कैमूर से होगी। मंगलवार को ही वो अरवल और रोहतास में भी जनता से रूबरू होंगे। माना जा रहा है कि सीएम योगी बिहार में ताबड़तोड़ 18 रैलियां करने जा रहे हैं। तो पहले चरण में 20 और 21 अक्टूबर को उनकी 6 रैलियों का कार्यक्रम है और कुल मिला के वो 18 रैलियां करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम अगर अन्य पार्टीज की बात करें तो अन्य पार्टियों की भी तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं, लेकिन अगर हम बीजेपी की तैयारी की बात करें तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी 23 अक्टूबर को बिहार पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या नतीजे रहेंगे वो तो हमें 10 नवंबर को ही पता चलेंगे। अगली खबर की हम बात कर लेते हैं। तो ये एयर पोल्यूशन को लेकर खबर होगी। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसको लेकर बात कर लें, क्योंकि हर साल होता है कि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम बीच के समय की बात करें, लॉकडाउन के वक्त की बात करें, तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इतना ज्यादा वातावरण शुद्ध हो गया था कि पारदर्शिता दिख रही थी। लेकिन आज के वक्त की अगर हम बात करें तो उतना ही जो वातावरण है वो पोल्यूटेड हो गया है, क्योंकि पराली आसपास के राज्यों में जलाई जा रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जहां पर पराली जलाई जा रही है, वहीं उसको हम अगर आपको बता दें कि असर कहां पर देखने को मिल रहा है, तो तीनों जगह जो पराली जलाई जा रही है उसका ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। हालांकि इन राज्यों में तो दिक्कत हो ही रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात कर लें तो दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि अब मौसम जानकारों के अनुसार कहा जा रहा है कि वातावरण हर साल की तरह ही प्रदूषित हो चुका है और आने वाले दिनों में ये शुद्ध होने की कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब दिवाली भी आएगी और पराली भी जलाई जाएगी। कि दिवाली पर अगर हम बात करें, कितना ही सरकार नियम क्यों ना बना ले, लेकिन लोग पटाखे जरूर जलाते हैं। और अभी भी अगर हम पराली को लेकर बात करें तो सरकार ने काफी सख्ती की, लेकिन उसके बावजूद भी कई राज्यों में जो है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब की हम बात करें तो वहां पर पराली जलाई जा रही है। इसके बावजूद भी सरकार ने जब नियम बनाए उसके बावजूद भी लोग
पराली जला रहे हैं। तो काफी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आगे जो है इस पर कंट्रोल किया जाएगा। बात करेंगे अब हम अगली खबर की। तो कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में 3 बिल पेश। क्या है ये बिल? इनको लेकर बात करें इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि कृषि बिल को लेकर काफी ज्यादा घमासान हुआ था, काफी ज्यादा सियासी खेल खेला गया, सियासी युद्ध देखा गया। लेकिन अब हम अगर इस खबर की बात करें तो पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज सदन में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को पंजाब में निष्प्रभावी करने के लिए चर्चा होगी। सदन के नेता मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आपातकालीन सत्र में बिल लाने में देरी हुई। मुख्यमंत्री सरकारी प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। वो इस संबंध में केंद्र को 3 पत्र भी लिख चुके हैं। तो पंजाब विधानसभा में केंद्र के कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए एक साथ एक प्रस्ताव और 3 बिल पेश किए गए। विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने कहा कि विधानसभा केंद्र के कानून पर गहरा खेद व्यक्त करती है। विधानसभा ने पहले भी इनके खिलाफ प्रस्ताव पास किया था, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने कानून पारित कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र ने व्यापारियों के लिए ये कानून बनाया है और ना कि खेती और किसानों के लिए। तो इसके खिलाफ अब देखना ये होगा कि पंजाब विधानसभा में किस तरीके की कार्रवाई होती है और किस तरीके के रिजल्ट सामने आते हैं। बहरहाल अब हम अगली खबरों की बात करेंगे। तो ये खबर होगी, अब हम बिहार इलेक्शंस को लेकर जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचेंगे रैलियों के लिए। वहीं अगर हम अगली खबर की बात करें बिहार इलेक्शन को लेकर, तो चिराग पासवान का सीएम नीतीश पर हमला, कहा कुर्सी के खेल में बर्बाद कर दिए 5 साल। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर जेडीयू के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश पर हमला किया है। उन्होंने बीते 5 साल के दौरान बिहार में कोई विकास नहीं होने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू को एक एक वोट बिहार के भविष्य को बर्बाद, जो जेडीयू को वोट दिया गया है वो वोट उन्होंने बर्बाद कर दिया और बिहार के भविष्य को भी बर्बाद किया। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि किस तरीके का ये बयान रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि बीते जो 5 साल सीएम नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया और बिहार के भविष्य को बर्बाद किया। लेकिन क्या इसका फायदा उन्हें इन इलेक्शंस में होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजनीतिक खेल तो हम शुरुआत से ही देख रहे हैं कि कई तरीके के बयान हमने देखे, कई तरीके के ऐसे सियासी खेल देखे कि एक दूसरे को नीचा दिखाया गया। लेकिन क्या इसका वाकई में इलेक्शंस में फायदा होगा, ये तो हमें 10 नवंबर को ही पता चलेगा। अगली खबर की हम बात कर लेते हैं। तो ये खबर हम लेंगे, जिस तरीके से हम हर फील्ड की बात करते हैं तो हम इस खबर को लेंगे बिजनेस फील्ड से। तो आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि पिता द्वारा पूछे एक सवाल का जवाब है रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो को लेकर मुकेश अंबानी का बयान। एशिया के सबसे बड़े धन कुबेर और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि आरआईएल के प्रमुख मुकेश अंबानी ने सोमवार को कहा कि देश को डिजिटल सोसाइटी में तब्दील करना रिलायंस जियो का प्रमुख मकसद है। इस डिजिटल सोसाइटी में हर तरह के उद्योग शामिल रहेंगे। वर्तमान वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह द्वारा लिखित एक पुस्तक में विमोचन के मौके पर अंबानी ने बताया कि रिलायंस जियो उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी से पूछे गए एक सवाल का जवाब है। उनसे पूछा गया था कि क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब भारतीय आपस में पोस्ट कार्ड जितने खर्च पर बात कर सकेंगे। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कारोबारी नीतियों में और जरूरतों में बदलाव की ओर इशारा करते हुए अंबानी का कहना था कि देश में आर्थिक उदारीकरण के पहले एक ऐसा भी दौर था जब रिलायंस को अधिक उत्पादन करने के लिए दंडित किया गया था, लेकिन आज के दौर में हर तरफ उत्पादन बढ़ाने की बात हो रही है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार उत्पादन बढ़ाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन भी दे रहा है। तो उन्होंने सीधे सीधे अपने पिता द्वारा किए गए एक सवाल का जवाब जो है रिलायंस जियो को बताया है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाली कंपनियों में से एक कंपनी रिलायंस जियो है।
टेक ज्ञान को लेकर अगर हम खबर की बात करें तो ये खबर होगी एक मोबाइल फोन को लेकर। दो स्क्रीन वाले LG G8X Think Q का कमाल। फ्लिपकार्ट सेल में 12 घंटे में 1,75,000 यूनिट बिके। इस फोन के बारे में हम बात कर ले तो साउथ कोरियन कंपनी LG का डुअल स्क्रीन वाला स्मार्टफोन LG G8X Thin Q यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय रहा है। इसकी लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि फ्लिपकार्ट पर चल रही सेल बिग बिलियन डेज में स्मार्टफोन के 1,75,000 यूनिट केवल 12 घंटे में ही सोल्ड आउट हो गए। यानी कि केवल 12 घंटे में ही कंपनी ने 350 करोड़ का डिवाइस बेचा है। इसके पीछे मुख्य वजह है LG G8X Thin Q पर मिल रहा आकर्षक डिस्काउंट। दो स्क्रीन वाले इस स्मार्टफोन पर 35,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर इसकी ओरिजिनल कीमत की बात करें तो 49,999 रुपए इसकी ओरिजिनल कीमत है, लेकिन इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल में 30,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ सिर्फ 19,999 रुपए में बेचा जा रहा है। यह स्मार्टफोन सिंगल ब्लैक कलर वेरिएंट और 6GB प्लस 128GB स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है। ऐसे में यूजर्स के बीच ये काफी लोकप्रिय भी रहा है। तो किस तरीके से आगे और खबरें रहेंगी हम आपको पूरे दिन बताते ही रहेंगे, लेकिन बहरहाल इसके साथ इतना ही गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए। फिलहाल बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।